जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, कल हमने डिस्कस किया था रेलेवेंट। सर एक क्वेश्चन है जी जी सर, अगर मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है और वो रेगुलर यूज में नहीं है, जी और सर हम उसकी जो हायर ऑफ हमने स्क्रैप वैल्यू और अल्टरनेट यूज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो जी सर अल्टरनेट यूज से जो उसकी सेविंग्स होंगी उसकी बात कर रहे हैं। जी, जो सेविंग होगी। तो सर वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही बन गई ना, कि अगर वहां से इतनी सेविंग्स हो सकती थी लेकिन हम उस मटेरियल को अपने प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब सेविंग नहीं होती। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि जो कॉस्ट आपकी, जो आपका बेनिफिट लॉस्ट हो रहा है, ठीक है, वो तो आपकी सेविंग। देखो उल्ट हो गया, ये उससे उल्ट है। अगर वहां से मेरी एक कॉस्ट लग रही है और वो सेव हो रही है इसकी वजह से, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं कहलाती। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होती है कि वहां से मुझे जो बेनिफिट मिल रहा था वो लॉस्ट हो रहा है, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इन दोनों में फर्क रखिएगा ना। सर ये जो अल्टरनेट यूज का वर्ड है, ये अल्टरनेट यूज वो है जिस प्रोजेक्ट की हम इस वक्त रिक्वायर्ड है हमें मटेरियल, उसको अल्टरनेट यूज कह रहे हैं। कि उसके लिए उसका सॉरी, यानी जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, उसके लिए जो मटेरियल अवेलेबल है मेरे पास, उस मटेरियल का क्या कोई ऑल्टरनेट यूज है, वो चीज मेजर करनी। तो सर वो जो उसका अगर ऑल्टरनेट यूज है, लेट्स सपोज हमें मटेरियल जे चाहिए जी और वो मटेरियल जे के की जगह यूज हो सकता है और के से हमें 5 रुपए की सेविंग्स होंगी, तो सर अगर हम उसको के की जगह यूज नहीं करते और उसको अपने प्रोजेक्ट में ले आते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही बन जाएगी ना, क्योंकि वो सेविंग्स तो फॉरगॉन। नहीं नहीं, आप फिर गलत सोच रहे हैं। जिस वक्त अगर हम इस प्रोजेक्ट को अपने लिए यूज करते हैं, अपने लिए यूज करते हैं, तो वो तो उसकी कॉस्ट सेव नहीं हो रही, वो तो इनकर होगी, उसका हमारे साथ लिंक खत्म हो गया। हम ये कह रहे हैं कि अगर इस मटेरियल को हम इस प्रोजेक्ट में यूज करें या हम उसे ऑल्टरनेट यूज करें, तो उसमें से क्या फायदा होगा। देखो, हम बेसिकली यहाँ पर ये कैलकुलेट कर रहे होते हैं, अगर ये मटेरियल यूज ना हो तो हम इसको बेच सकते हैं, कितने में बिकेगा। अगर नहीं बिकता तो हम इसको अगर ऑल्टरनेट यूज करें तो फिर क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। तो इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से लिंक मत करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेनिफिट लॉस्ट होता है, ये बेनिफिट लॉस नहीं है। ये ऑल्टरनेट से सेविंग नजर आ रही है, ये और चीज है। ओके जी। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये एक टॉपिक है, इसमें 2 चैप्टर्स हैं। पहले चैप्टर में थ्योरेटिकल डिस्कशन की गई है, व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैसे कैलकुलेट की जाती है, लेकिन असल क्वेश्चन इसका जो आता है वो वेरिएंस से आता है, इसलिए इसको हम एक टॉपिक कंसीडर करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर रेलेवेंट कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन था, एग्जांपल नंबर 4, उसका फर्स्ट पॉइंट अगर थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। एग्जाम्पल 4। अच्छा, एग्जाम्पल 4 का क्वेश्चन नंबर 4, 4 to 7। अच्छा, इसमें देखिएगा पहला पॉइंट, फर्स्ट वन, each unit of B1 extra would require 2 kg of material X and 1.5 labor hours. Material X is available in the market at rupees 520 per kg. Alternatively, instead of material X, RL can use 2.5 kg of substitute material Y, which can be produced internally. Production of each kg of Y would require raw material costing 300 एंड 0.5 लेबर आवर्स। देखें, यहाँ 2 चीजें आ गई हैं आपकी, ये एक नया डिफरेंट चीज आ गई है। यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि आप जो B1 आपको चाहिए एक्स्ट्रा यूनिट B1 को बनाने के लिए, अब B1 का ऑर्डर हमारे पास कितने हैं जी, RL लॉन्च न्यू प्रोडक्ट
रियल एक्स्ट्रा विच इज डिमांड ऑफ 10,000 यूनिट्स पर मंथ, ठीक है। और 10,000 यूनिट पर मंथ जो है वो मेरी मार्केट डिमांड है। अच्छा, इसको बनाने के लिए 2 kg चाहिए होगा, यानी इसका मतलब 20,000 kg मुझे चाहिए होगा मटेरियल एक्स, ठीक है। और वो ये लिख रहा है मटेरियल एक्स जो है वो 2520 में मार्केट में अवेलेबल है। अब यहाँ पर मुझे अब ये डिसाइड करना है कि मार्केट से खरीदना है या इन हाउस बनाना है इस मटेरियल एक्स को, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं इंस्टेड ऑफ मटेरियल एक्स आरएल कैन यूज 2.5 kg ऑफ अ सब्स्टिट्यूट मटेरियल ऑफ वाई व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड इंटरनली। Production of each kg of Y would require raw material cost of 300 at 0.5 labor hours. देखो, अगर मैं रॉ मटेरियल बना बनाया मार्केट से खरीदता हूँ, मुझे मिलेगा मटेरियल X जो 520 है, और अगर मैं इसकी बजाय मटेरियल Y यूज करता हूँ जो 2.5 kg यूज होगा, ठीक है। तो अब 2.5 kg जो है उसकी प्राइस मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 2.5 की 2.5 की केजी की कॉस्ट जो है, एक तो वो कह रहा है पर केजी कॉस्ट 300 आएगी, प्लस उसमें 0.5 लेबर आवर्स लगेंगे। तो लेबर आवर्स की लेबर कॉस्ट आपको नीचे दी हुई है, नॉर्मल रेट ऑफ 250 पर आवर। तो 250 को आप 0.5 से मल्टीप्लाई करो, 125 आया। इसका मतलब है ये 4 to 5 केजी हो गया, ठीक है, 4 to 5 पर केजी। अच्छा, अब मटेरियल एक्स अगर मुझे 1 यूनिट में यूज करना है तो 2 केजी यूज होगा, 2 into 520, ये एक अमाउंट आ गई। और अगर मैं मटेरियल वाई यूज करता हूँ इन हाउस बनाकर, तो उस पर जो कॉस्ट आ रही है 4 to 5, इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करें, जो इसमें से कम होगा वो आप लोगे। आइए समझ बात। यस सर। सर फर्स्ट केस में लेबर की जो रेट गिवन है सर उसको इग्नोर कर देंगे। आवाज नहीं आई आपकी। सर फर्स्ट केस में लेबर की जो रेट गिवन है उसको इग्नोर कर देंगे। अगर इक्वल आ रही है, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आई, कट रही है आपकी आवाज, मुझे नहीं आ रही आपकी आवाज। मटेरियल एक्स जो है वो हमें 2 kg चाहिए होगा, और 1 kg जो है वो हम बाय कर सकते हैं 520 में। तो यानी इसका मतलब मेरे पास कॉस्ट आ रही है 1040। और अगर मैं मटेरियल वाई को यूज करता हूँ और का वर्ड यूज कर रहा हूँ तो इन हाउस प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और ये उसने क्लियरली बताया कि 2.5 kg यूज होगा। तो इसकी पहले पर केजी कॉस्ट निकाल लेते हैं। वाई पे जो हमारी मटेरियल की कॉस्ट लगेगी वो 300 है, यानी इस पे जो मटेरियल की कॉस्ट लगेगी वो 300 है, और उसके बाद जो लेबर की कॉस्ट लगेगी वो 0.5 लेबर आवर्स है और 250 है। तो 0.5 इंटू 250 125 आ गया। अच्छा, ओवरहेड भी देख लो, वेरिएबल ओवरहेड इस पे लगेंगे। नहीं दिए हुए, ठीक है। अच्छा, ये दिए हुए, यहाँ से वेरिएबल ओवरहेड रेट भी निकलेगा, ये हाई लो मेथड लगाकर यहाँ से जो रेट निकलेगा वो भी लो है ओवरहेड्स को। अब मुझे नहीं मालूम वो क्या आ रहा है, मैं सपोज कर रहा हूँ 50 है, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये बनती है 475, यानी वाई को अगर मैं इन हाउस प्रोड्यूस करता हूँ तो 475 पर केजी होगा। तो वाई मुझे चाहिए कितना, 2.5 केजी एट अ रेट ऑफ 475। अब अगर 475 को मैं 2.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1188 आता है। तो इसका मतलब बाइंग करना ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू एक्स। तो मैं किसकी तरफ जाऊंगा, मैं मार्केट में बाय करूंगा 1040 से, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको सॉल्व करना। अच्छा, अब आइएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरियस एनालिसिस में। तो पहले जरा 2 वर्ड मैं आपसे डिस्कस करूंगा। व्हाट इज अ स्टैंडर्ड कॉस्ट? बहुत सिंपल वर्ड में हम अगर लिखें तो मैं लिखता हूं प्री डिटरमिनेंट। कॉस्ट जो कि यकीनी बात है प्री डिटरमिनेंट एस्टिमेटेड होती है। कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, एक यूनिट पर मेरी कितनी कॉस्ट इनकर होगी, ठीक है। दिस इज स्टैंडर्ड कॉस्ट।
और इसको हम नॉर्मली स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट भी कहते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, इसके साथ एक वर्ड ऐड कर रहा हूं, ये बहुत जरूरी है, कैलकुलेटेड एट स्पेसिफिक लेवल ऑफ एक्टिविटी, जिसको हम बजटेड लेवल भी कह सकते हैं। यानी इसका मतलब ये नहीं लूंगा कि मैं एक यूनिट बनाऊंगा तो ये कॉस्ट आएगी, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर बजटेड लेवल पे जाकर मैं वो उतने यूनिट बनाऊं तो उस पर एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आएगी, वो स्टैंडर्ड कॉस्ट है। क्योंकि दोनों में बहुत फर्क है। अगर मैं सिर्फ एक यूनिट बनाता हूं उस पर कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी, और अगर मैं सपोज बजटेड यूनिट 10,000 यूनिट है और 10,000 यूनिट पर जाकर कैलकुलेट करता हूं और उसको एक यूनिट में कन्वर्ट करता हूं, दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है। और एक वर्ड होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, standard costing is a comprehensive system of costing in which inventories are measured at standard cost. Are measured at standard cost. यानी जिसमें इन्वेंट्रीज को हम स्टैंडर्ड कॉस्ट में मेजर करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट पे मेजर नहीं करते। मिसाल के तौर पे अगर मैं मटेरियल खरीदता हूं, जिस मर्जी प्राइस पे खरीदूं, मैं रिकॉर्ड करूंगा इन्वेंट्री को स्टैंडर्ड कॉस्ट पे। वर्क इन प्रोसेस में भी इन्वेंट्री है, एक्चुअल जितनी मर्जी कॉस्ट लगे मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा स्टैंडर्ड कॉस्ट पे। फिनिश गुड जितनी मर्जी कॉस्ट लगे मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा स्टैंडर्ड कॉस्ट पे। तो यकीनी बात है जब मैं इसको स्टैंडर्ड कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस आता है, तो अब यहां पर हम लिखते हैं कि वेरिएंसेस आर आइडेंटिफाइड by comparing the standard and actual cost. Standard and actual cost. अच्छा, अब जिस वक्त आप सब कुछ रिकॉर्ड करते हो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर, तो एक्चुअल कॉस्ट जब पे करोगे तो यकीनी बात है वो स्टैंडर्ड से डिफर करेगी। जब डिफर करेगी तो एक का वेरिएंस क्रिएट होगा। ठीक है, दीज वेरिएंसेस आर आइडेंटिफाइड थ्रू दिस सिस्टम। और फिर यहीं पे खत्म नहीं होता, इससे आगे वो लिखता है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वेरिएंसेस आर देन एनालाइज्ड अब एनालाइज का वर्ड मैंने सिंपल लिखा, इसका मतलब क्या है कि जब वेरिएंस आ गया तो फिर ये नहीं खत्म हो गया कि सिर्फ ये बता देना कि वेरिएंस आ गया, ये काफी नहीं है, बल्कि अब हमें ये भी देखना है कि ये वेरिएंस किस वजह से आया है। यानी इट मींस कि अगर मैं ये कहूं कि आप साल के या महीने के एंड पर, वैसे आमतौर पे मंथली करते कैलकुलेट करते हो, स्टैंडर्ड कॉस्ट को आप एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट को बजट कॉस्ट कंसीडर नहीं करना प्लीज, इन दोनों में फर्क है, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ फर्क क्या है। स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है वो वेरिएंस होता है। बजटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस वेरिएंस नहीं कहलाता स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का जो डिफरेंस आ रहा है, दिस डिफरेंस इज नोन एज वेरिएंस। और इस वेरिएंस को फर्दर एनालाइज किया जाता है, यानी मीन एनालाइज से मतलब है कि पहले मैं इसके रीजंस आइडेंटिफाई करूंगा कि ये वेरिएंस आया क्यों है, क्या रीजन है जिसकी वजह से वेरिएंस आया है। मिसाल के तौर पे जी, एक मिनट सोचिए।
ओके, अब ये वेरिएंसेस जो है वो मेरे आइडेंटिफाई हो गए। अब रीजंस क्या है, ये रीजंस आपने आइडेंटिफाई करनी होती है। मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल दे रहा था मटेरियल की। अब मटेरियल जो आपने एस्टिमेट लगाया था, स्टैंडर्ड बनाया था, उसमें कहा था जी 4 पर केजी हमारी कॉस्ट होगी, लेकिन कॉस्ट 4.50 पर केजी होगी। तो ये प्राइस बढ़ी क्यों है, क्या रीजन है? इसकी रीजन कई हो सकती है, लाइक इट कैन बी ड्यू टू द शॉर्टेज इन द मार्केट। शॉर्टेज की वजह से आपकी जो डिमांड बढ़ी और सप्लाई कम हुई और प्राइसेस अपवर्ड चली गई। ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ दिस गुड्स, तो गवर्नमेंट ने इसकी प्राइसेस बढ़ा दी। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमने सप्लायर चेंज किया और सप्लायर चेंज होने की वजह से मुझे ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ी। कोई भी रीजन हो सकती है, पर जो भी रीजन है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है एंड दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। यानी सिर्फ यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट नहीं हो रहा कि जी रीजन आइडेंटिफाई हो गई, बल्कि रीजन आइडेंटिफाई करने के बाद फिर आपने इन रीजंस को फर्दर एनालाइज करना होता है और देखना होता है कि इनमें से कौन सी रीजन ऐसी हैं जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स की वजह से हुई हैं और कौन सी ऐसी हैं जो नॉन कंट्रोलेबल की वजह से हैं। हाँ, इससे अगला पोर्शन जो है कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल, ये भी वेरिएंसेस में कन्वर्ट होता है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा हिस्सा इसका सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो एनालिसिस किया जाता है, ये जरूरी नहीं है कि वेरिएंस अगर एडवर्स आ रहा है तो ये मैनेजर की इनएफिशिएंसी की वजह से आ रहा है, जरूरी नहीं है। रीजन क्योंकि मैनेजर हो सकता है क्योंकि वो ऐसा टास्क हो जिसमें मैनेजर के कंट्रोल में ही ना हो, तो इसलिए इसको कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स के अंदर आप इसको डिस्टिंग्विश करते हो और डिस्टिंग्विश करने के बाद फिर उसके बाद आप फर्दर एनालाइज करते हो। उसकी तरफ मैं नहीं जा रहा क्योंकि वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं। तो लिहाजा यहाँ पर ये जितना भी मैंने आपके सामने सिस्टम बयान किया, दिस इज अ कम्प्रीहेंसिव सिस्टम एंड दिस सिस्टम इज नोन एज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट और बजट कॉस्ट में फर्क क्या है? देखो, आपकी बेसिकली बजट कॉस्ट इज कैलकुलेटेड एट बजटेड लेवल। और ये जो पॉइंट बोल रहा हूं ये बहुत जरूरी है अंडरस्टैंड करना, क्योंकि आगे जाकर ये वेरिएंस में काफी मसाइल पैदा कर सकते हैं आपको अगर नहीं समझ आएगी। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज कैलकुलेटेड एट एक्चुअल लेवल। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखें, सबसे पहले हमने करना क्या होता है, प्री डिटरमिनेट कॉस्ट निकालनी होती है एक यूनिट की। मिसाल के तौर पे हमने कहा जी कि हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट जो है वो ₹60 है। यानी एक यूनिट अगर मैं प्रोड्यूस करूंगा तो ₹60 कॉस्ट आनी चाहिए। अब मैं बजट बनाता हूं, तो बजट में मुझे बजट लेवल डिटरमिन करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मैं अगर एक मंथ का बात कर रहा हूं तो एक मंथ में मैं कहता हूं जी 2000 यूनिट्स मैंने बनाने हैं और 2000 यूनिट मैंने बनाकर सेल करने हैं। ये बजट लेवल हो गया। अच्छा, अब इसकी मैं बजटेड कॉस्ट निकालना चाहूं तो कैसे कैलकुलेट करूंगा? मैंने क्या लिखा था, बजटेड कॉस्ट इज कैलकुलेटेड इज अ कॉस्ट व्हिच इज कैलकुलेटेड एट बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। अब मेरा बजट लेवल अगर 2000 है तो 2000 के लिए अगर मुझे ₹60 कॉस्ट इनकर करनी है तो मेरी बजटेड कॉस्ट क्या हुई? 2000 into 60 which is equal to ₹120,000। लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्ट के मतलब मैंने क्या लिखा था, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज द कॉस्ट व्हिच इज कैलकुलेटेड एट एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। अब देखो, अब एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी जो है वो आपका सपोज 1800 हुआ, आपने 2000 यूनिट नहीं बनाए। अब 1800 यूनिट पे जो एक्चुअल कॉस्ट लग रही है, अगर मैं उसको बजट कॉस्ट से कंपेयर करूंगा तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बजट 2000 पे बन रहा है और एक्चुअल 1800 पे है। तो इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी बजट कॉस्ट को कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट में। और स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलेगी कि एक्चुअल यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब अगर 60 को 1800 से मल्टीप्लाई करूं 108,000, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। और जब मैंने कंपैरिजन करना है एक्चुअल कॉस्ट का, एक्चुअल कॉस्ट को जब कंपेयर करूंगा बजट से,
तो मैं स्टैंडर्ड से कंपेयर करूंगा, बजट से कंपेयर नहीं करूंगा। यानी जब मैं वेरिएंस निकालना चाहता हूं तो मैं बजट और एक्चुअल को कंपेयर नहीं करूंगा। मिसाल के तौर पे अब मैं थोड़ा सा एलेबोरेट फर्दर करूं और मैं कहता हूं जी एक्चुअल कॉस्ट जो है ये 1800 यूनिट पे जो हमारी लगी है वो 110,000 है। अब अगर मैं इसको इससे कंपेयर करता हूं तो नॉन रियलिस्टिक रिजल्ट नजर आएंगे। कैसे? मैं ये कह रहा हूं कि 120 कॉस्ट लगनी चाहिए थी, 110 लगी। भाई ये तो गलत हो गया। क्यों? 120 कॉस्ट जो लगनी चाहिए थी वो आपकी 2000 यूनिट्स पे है, 1800 पर आपकी कॉस्ट कम लगनी चाहिए थी। अब अगर मैं इसको कंपेयर कर लूं तो ये तो नजर आ रहा है कि मेरा वेरिएंस 10,000 कॉस्ट सेव की है, ये फेवरेबल नजर आ रहा है सिचुएशन। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करूं तो मैं ये कह रहा हूं 1800 यूनिट पे जो कॉस्ट लगनी चाहिए थी वो 108,000 है और आपकी एक्चुअल कॉस्ट लगी 110,000। इसका मतलब 2000 आपने कॉस्ट ज्यादा लगा दी। एडवर्स, ये रियलिस्टिक स्टैंडर्ड आपका वेरिएंस है। इसलिए वेरिएंस स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस है, बजट और एक्चुअल का डिफरेंस नहीं। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए एक चीज तो बड़ी क्लियर हुई, हाउ कैन आई कैलकुलेट अ स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर ए पीरियड। ये ऊपर मैंने कैलकुलेट की हुई है। आप यहां पर एक्टिविटी लोगे, एक्चुअल एक्टिविटी, और मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 60 से। और 60 क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। यानी ये स्टैंडर्ड मैं ले रहा हूं बेस। ये दो वर्ड मैंने यूज किए। जब भी मैं आपसे कहता हूं कि कॉस्ट निकाल दो तो मुझे एक्टिविटी इनटू बेस करना है, कितने यूनिट बनाए और उस पर कितनी कॉस्ट लगी। जो कॉस्ट होती है, जो अमाउंट में मेजर होती है उसको हम बेस कहते हैं, और जो यूनिट्स में एक्टिविटीज में मेजर की जाती है, वॉल्यूम में मेजर की जाती है, उसको हम एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड कॉस्ट इज अ रिजल्ट ऑफ एक्चुअल एक्टिविटी इनटू स्टैंडर्ड बेस। ये चीज मैंने इसलिए आपको बताई, जितने वेरिएंस मैं कैलकुलेट करूंगा वो इस कॉन्सेप्ट पे कैलकुलेट करूंगा, और इसके फार्मूले इंशाल्लाह आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मेरा कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो आप इजीली फार्मूले खुद डेवलप कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट के तहत। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट इज द कॉस्ट व्हिच इज कैलकुलेटेड एट एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो इस पूरे कंप्रीहेंसिव सिस्टम को जो है वो हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहते हैं। लेकिन ये चीज तो क्लियर हुई, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पहला स्टेप क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाना। देखो, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज अ डिटेल्ड, ऊपर तो मैंने सिर्फ लिखा 1 यूनिट की कॉस्ट, लेकिन ये नहीं है कि मैं ये सिर्फ बता दूंगा जी ये 60 रुपीज कॉस्ट लगी है। दैट इज नॉट इनफ। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कॉस्ट पर यूनिट। यानी ये जो 60 रुपीज कॉस्ट लग रही है इसकी पूरी डिटेल दोगे कि इसमें मटेरियल कितना लग रहा है, और एक से ज्यादा मटेरियल है तो वो भी अलग अलग एलेबोरेट करोगे, ए बी। इस पे लेबर कितनी लग रही है, और अगर लेबर एक से ज्यादा है जैसे स्किल्ड और अनस्किल्ड, वो भी एलेबोरेट करोगे। फिर इसमें अनस्किल्ड, फिर इसमें ओवरहेड्स भी एलेबोरेट करोगे, वेरिएबल कितने हैं, फिक्स कितने हैं। इन सब का टोटल करोगे तो ये 60 आ रहा है। अब इसमें फर्दर भी आपने एलेबोरेट करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है कि मटेरियल ए कितने क्वांटिटी यूज होगी और कितनी इसकी प्राइस होगी, दोनों की। इसी तरह लेबर में मुझे ये पता होना चाहिए कितना टाइम लगेगा लेबर का एक यूनिट पे, और इस पे रेट क्या पे करोगे आपको। सेम इसी तरीके से ओवरहेड का भी हम इसी तरीके से लेते हैं कि कितना टाइम लगेगा और इसका रेट क्या होगा। ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जिसको कहते हो, और ये होता ही स्टैंडर्ड है। यानी ये सारी चीजें इसके अंदर आपको एक एक इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, उसको आप नाम देते हो स्टैंडर्ड कॉस्ट। और जिस वक्त ये स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाया जाता है उस वक्त आपके पास ये तमाम इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। अगर मुझे एज अ कंसल्टेंट कोई ये कहे कि आप मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट बना दो, तो मैं उस स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए होंगी। सो इंफॉर्मेशन रॉन्ग होंगी, स्टैंडर्ड कॉस्ट गलत हो जाएगी। इट इज बेस्ड ऑन ओरिजिनल इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन पर बेस कर रहा होता है। ठीक है, आप ये याद रखिएगा कि जिस और इंडस्ट्री के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन फ्लो गलत होगा आप उसको कभी भी नहीं लोगे। ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल यहाँ पर आपको दिखा भी सकता हूं कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट को।
ठीक है, इस वक्त शायद ना मिले मुझे, लेकिन ये पूरी एक डिटेल में अगर मैं मिल जाती है मैं अगली क्लास में आपके साथ शेयर करूंगा। बाकायदा हमने एक हीरो इंडस्ट्री पाकिस्तान की लार्जेस्ट कंपनी है, उसकी मैंने खुद कॉस्टिंग की थी, स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट की थी, एक असाइनमेंट मिली थी, तो उसकी एक एक प्रोडक्ट की हमने कॉस्टिंग कैसे की थी, एक एक आइटम की, वो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा, आप एक नजर देखेंगे इसको। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंदर इंफॉर्मेशन बड़ी जरूरी। अगर मैं जाकर इंडस्ट्री वाले से कहूँ जी आप मुझे इंफॉर्मेशन दे दो, दैट इज रॉन्ग। Information must come from the reliable source. If you feel the reliable source is not attained, यानी reliability नहीं मिल रही, मसलन जैसे हमने वहाँ क्वेश्चनर बनाया और क्वेश्चंस किए लोगों से, तो डिफरेंट इंफॉर्मेशन आनी शुरू हुई। जब डिफरेंट इंफॉर्मेशन आई तो इससे बड़ा क्लियर नजर आया कि कॉन्फ्लिक्ट है। कोई एक पर्सन कह रहा है जी कि नहीं ये ऐसे होगा, दूसरा ऐसा कह रहा है, सो उसका फिर हमने खुद अपने सामने प्रोडक्शन करके उसको मैयर किया। सो जितनी रिलायबिलिटी आपकी इसमें ज्यादा होगी उतने वेरिएंस ज्यादा बेटर कैलकुलेट होंगे। तो इसलिए फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है दैट मस्ट बी रिलायबल, जहां से आप इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहे हो। ठीक है, अब स्टैंडर्ड कॉस्ट की 4 टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड। जिसमें सबसे पहली स्टैंडर्ड की टाइप होती है जिसको हम कहते हैं बेस स्टैंडर्ड। देखो, बेस स्टैंडर्ड एक ऐसा स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड होता है जो वन टाइम बनाया जाता है, जो अगले स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए बेस प्रोवाइड करता है। यानी अब देखो कॉस्ट वगैरह चेंज होती रहती है, बेसिस चेंज होती रहती है, लेकिन जो ओरिजिनल चीज है वो सारी वही रहेगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक प्रोडक्ट है, उसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है, कितनी लेबर लग रही है, कितने ओवरहेड लग रहे हैं, ये चीजें चेंज हो सकती हैं, लेकिन ये चीजें चेंज नहीं हो सकती अनलेस के प्रोडक्ट के अंदर आप उसके डिजाइन में चेंज कर दो। ठीक है, तो लिहाजा ये बेस स्टैंडर्ड का मकसद ये नहीं होता कि ये कोई टारगेट बना रहे हैं, बल्कि इसका मकसद ये होता है कि हमें बेस प्रोवाइड करे फॉर अ फ्यूचर स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड बजट्स। इसलिए हम इसको लॉन्ग टर्म्स का नाम देते हैं। ये वन टाइम बनाया जाता है और इसी में फिर हम चेंजेस लाकर रिवाइज करते रहते हैं। ठीक है, सेकंड स्टैंडर्ड होता है जिसको हम कहते हैं आइडियल स्टैंडर्ड। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आइडियल स्टैंडर्ड में कॉस्ट लोएस्ट होती है, आइडियल स्टैंडर्ड में कॉस्ट लोएस्ट होती है। आइडियल स्टैंडर्ड बनाया जाता है इस अजम्पशन में कि देयर इज नो आइडल टाइम, नो inefficiency, no breakdown, etc. यानी everything is in perfect condition, 100% accuracy, यानी किसी किस्म का कोई वेस्टेज नहीं हो रही, कोई आइडल टाइम नहीं है, कोई इनएफिशिएंसी नहीं है, किसी किस्म का कोई ब्रेकडाउन नहीं है, एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्ट। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर मैं ये कहूं कि इसको अटेन कर लिया जाए, अगर मैं टारगेट बनाऊं कॉस्टिंग का, किसी को टारगेट दूं कि इतनी कॉस्ट में मुझे प्रोडक्ट तैयार करके दे दो और आइडियल स्टैंडर्ड उसको दे दूं कि इस कॉस्ट पे तैयार होना चाहिए, तो याद रखिएगा ये कभी भी अटेन नहीं किया जा सकता। तो फिर आइडियल स्टैंडर्ड बनाया क्यों जाता है? ये बेसिकली इसलिए बनाया जाता है कि अगर हम मुकम्मल एफिशिएंट हो जाए तो इतनी कॉस्ट में हम इस प्रोडक्ट को तैयार कर सकते हैं। और दूसरा, एक नॉलेज के लिए आपको चीज बता दूं, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी वर्ल्ड में सिर्फ एक नेशन ऐसी है जो आइडियल स्टैंडर्ड आज भी यूज करती है और उनमें डीमोटिवेशन नहीं आती। अदरवाइज आप बहुत से आर्टिकल पढ़ोगे, जिस आर्टिकल्स में, रिसर्च आर्टिकल्स, जिसमें ये लिखा गया कि आइडियल स्टैंडर्ड जब भी इंप्लीमेंट किया गया है तो आपकी एम्प्लॉइज के अंदर मोटिवेशन की बजाय डीमोटिवेशन नजर आई, क्योंकि जिस वक्त उनको पता है कि ये अटेन नहीं होगा तो वो मोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड्स पर, टारगेट्स पर आपके इंसेंटिव्स होते हैं। अगर एक टारगेट अटेन ही नहीं होगा एम्प्लॉय का, उसको पता है कि मैं अटेन कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल टू अटेन, तो फिर मुझे टारगेट कहां मिलेंगे? सो ओनली नेशन इज अ जापानीज। जापानीज वाहिद नेशन है जो अब भी आइडियल स्टैंडर्ड यूज करती है। दे ऑलवेज ट्राई, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि वी ऑलवेज ट्राई टू अटेन द इम्पॉसिबल, यानी वो हमेशा कोशिश करते हैं तो उसके लिए होगा क्या कि वो उसके करीब तरीन आएंगे। इस वजह से वो बहुत सक्सेसफुल हैं, बेशक वो इसको यूज करते हैं। ठीक है, तीसरा स्टैंडर्ड आता है जो सबसे बेस्ट स्टैंडर्ड कंसीडर होता है, अटेनेबल स्टैंडर्ड।
अटेनेबल स्टैंडर्ड। अच्छा, अब ये वो स्टैंडर्ड होता है जिसको अटेन किया जा सकता है, यानी इसके अंदर अलाउंस आप ऐड करते हो, अलाउंस आप इंक्लूड करते हो फॉर आइडल टाइम एक्सेट्रा, वो जितने मैंने वर्ड लिखे हैं, यानी इसके अंदर कुछ ना कुछ मार्जिन आप ऐड करते हो कि इतने % वेस्ट भी ऐड कर दो, 2% या जितना मिनिमम हो सकता है। इसके अंदर इनएफिशिएंसीज लाइक ब्रेक डाउन भी कर सकते हो, इनएफिशिएंसीज, आइडल टाइम, सब कुछ ऐड करोगे। यकीनन इस पे जो कॉस्ट है, कॉस्ट वो ज्यादा होगी, लेकिन अटेनेबल स्टैंडर्ड भी इतना इजी नहीं होता अटेन, इट इज डिफिकल्ट टू अटेन, अ सिंसियर एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू अटेन दिस स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो लिहाजा जो ये जो प्रैक्टिकली चलते हैं वो अटेनेबल स्टैंडर्ड है। और चौथा और आखिरी ये भी प्रैक्टिकली चलता है, जिसको कहते हैं करंट स्टैंडर्ड, और ये इसकी एग्जांपल आजकल के सिनेरियो में बेस्ट है। देखिए, समटाइम कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर आपके लिए सिचुएशन अनकंट्रोलेबल हो जाती है, लाइक इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, 5 to 6 months, ड्यू टू COVID-19 बहुत से दुनिया के बिजनेसेस जो है उसके अंदर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो। ऐसी सिचुएशन जब आती है तो उस सूरत में आपने उसी स्टैंडर्ड को एक कन्वर्ट करना होता है एक ऐसे स्टैंडर्ड में जो करंट सिचुएशन है, ठीक है, यानी करंट सिनेरियो के मुताबिक उसको सेटल करते हैं। एक एग्जांपल और देता हूं इससे हट के। फर्ज कीजिएगा आपकी अब आप देखते हो कि आप कहते हो कि हमारा जो एक प्लांट का कुछ मशीनरीज ऐसी हैं जो ओल्ड हो चुकी है, और ओल्ड होने की वजह से उसके अंदर ब्रेक डाउन के भी रिस्क ज्यादा हो गया, वेस्टेज भी ज्यादा कर रही है। अब अगर मैं यहाँ अटेनेबल स्टैंडर्ड यूज करूंगा तो ये नई बात है, वेरिएंस तो आएगा, और इसमें तो एम्प्लॉय का कसूर भी नहीं है क्योंकि ये तो मशीन का कसूर है, मशीन रिप्लेस करना तो मैनेजमेंट डिसीजन है। तो ऐसी सूरत हाल में आप अपने स्टैंडर्ड को रिवाइज करते हो और जो नया स्टैंडर्ड बनाते हो करंट सिचुएशन में, उसको हम कहते हैं करंट स्टैंडर्ड। तो ये सिर्फ करंट यूज के लिए होता है, करंट सिचुएशन को माइंड में रखते हुए जो स्टैंडर्ड बनाते हो उसको हम करंट स्टैंडर्ड का नाम देते हैं। ठीक है, ये 4 टाइप्स होती हैं हमारी स्टैंडर्ड की। तो अब स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे बनाया जाना है वो तो हमारे हमारे क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, वो तो बहुत ही आसान है, वो जिस तरह बजट बनाते हो बस उसी तरह बनाते हैं, सिंपल उसको पर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है वो वेरिएंस का है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करूंगा। सर बजट में जो हम कॉस्ट निकालते हैं और जो स्टैंडर्ड में कॉस्ट निकालते हैं उसमें डिफरेंस कहाँ पे आता है? जी, डिफरेंस देखो, पर यूनिट कॉस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता, पर यूनिट कॉस्ट सेम है। तो जहां तक बेसिस का ताल्लुक है वो सेम रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा या नंबर ऑफ यूनिट कम होने की वजह से बजट कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट में फर्क आ जाता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव कुछ और होता है, बजट कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव कुछ और होता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये होता है कि आप ये देख सको कि जितने भी यूनिट बनाए हैं, कम बनाए हैं या ज्यादा बनाए हैं, क्या उस पर कॉस्ट आपने उतनी लगाई है जितनी आपने बजट की हुई थी, यानी एस्टिमेट की हुई थी, या उससे कम लगाई है या ज्यादा लगाई है। ये ऑब्जेक्टिव होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट। और बजट तो वैसे ओवरऑल यूज होता है। अच्छा जी, अब आइएगा वेरिएंस की तरफ। अब यहां से जो मैं फार्मूले आपके सामने बनाऊंगा ना, प्लीज ये फार्मूले आपने खुद बनाने हैं, मैं कॉन्सेप्ट सिर्फ समझाऊंगा। वेरिएंस एनालिसिस जैसे हम पढ़ चुके हैं अभी पिछली स्लाइड में, वेरिएंस इज अ रिजल्ट ऑफ स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। और स्टैंडर्ड कैसे निकाली जाती है, ये कॉस्ट की बात कर रहे हैं। कॉस्ट इज अ रिजल्ट ऑफ 2 थिंग्स। ठीक है, कॉस्ट इज अ रिजल्ट ऑफ 2 थिंग्स। फर्स्ट इज एक्टिविटी and number 2 is base। ठीक है, और स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने पढ़ा कि एक्टिविटी आपने जो लेनी है वो एक्चुअल होनी चाहिए और बेस जो है वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए।
सो प्लीज केयरफुली लिसन टू मी। अगर मैं वेरिएंस लेना चाह रहा हूं, इफ आई इंटेंड टू कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ एक्टिविटी, वेरिएंस मुकम्मल हो ही नहीं सकता जब तक उसको मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा बेस से। वेरिएंस ले रहा हूं एक्टिविटी का, वेरिएंस ऑफ एक्टिविटी। तो अगर मैं सिर्फ कहता हूं जी एक्टिविटी का वेरिएंस ले रहा हूं, ये तो क्वांटिटी में आया, जब तक इसको मैं बेस से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा तो ये मेरा वेरिएंस नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं लेना चाहता हूं वेरिएंस ऑफ बेस, यानी बेस का वेरिएंस ले रहा हूं, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं ये स्टैंडर्ड प्राइस क्या थी और एक्चुअल प्राइस क्या है, तो ये तो पर यूनिट हो गई। इसको जब तक मैं एक्टिविटी से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा वेरिएंस नहीं आएगा। यानी ये बेसिक वेरिएंस कंप्लीट करने के लिए आपको बेस और एक्टिविटी दोनों को लेना होता है। लेकिन अगर मैं एक्टिविटी का वेरिएंस ले रहा हूं तो बेस सिंपली मल्टीप्लाई होगी, बेस का वेरिएंस ले रहा हूं एक्टिविटी सिंपली मल्टीप्लाई होगी। अब आइएगा मेन पॉइंट की तरफ। बेस से जब भी बेस से मल्टीप्लाई करूंगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रिंसिपल के तहत बेस क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड। और जब भी मैं आप मल्टीप्लाई करूंगा एक्टिविटी से, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रिंसिपल के मुताबिक एक्टिविटी होनी चाहिए एक्चुअल। यानी जब मैं बेस से मल्टीप्लाई करूंगा तो स्टैंडर्ड बेस लूंगा, एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करूंगा एक्चुअल बेस, एक्चुअल एक्टिविटी लूंगा। अब ये कैसे अप्लाई करना है इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं। इतने हिस्से को अप्लाई करूंगा तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा व्हाट आई इंटेंड टू से। और ये जितना हिस्सा मैंने लिखा है इसमें पूरे का पूरा वेरिएंस में वेरिएंस एनालिसिस करके दिखाऊंगा, सिर्फ इतने हिस्से पे। अब देखिएगा, सबसे पहले आइएगा आइटम वाइज। जब हम स्टैंडर्ड कॉस्ट पार्ट बनाते हैं, इसमें सबसे पहली आइटम आती है मटेरियल। अगर मेरी मटेरियल कॉस्ट, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट और एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट डिफर कर रही है, वो एक जैसी नहीं है, वो डिफरेंस हो रहा है, इसका मतलब वेरिएंस आ रहा है। लेकिन वेरिएंस किसकी वजह से आ रहा है? मटेरियल में दो चीजें हो सकती हैं। कौन कौन सी? एक तो ये भी हो सकता है कि मटेरियल जो प्राइस है आपने स्टैंडर्ड में रखी थी, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में जो आपने लिखी थी कि ये प्राइस होगी, आपने उससे कम प्राइस पे की या आपने उससे ज्यादा प्राइस की पे की। यानी इसका मतलब एक वेरिएंस आ सकता है प्राइस की वजह से। सेकंड, ये भी तो हो सकता है कि यूजेज की वजह से वेरिएंस आ जाए। यानी मीन आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में ये भी लिखा हुआ है एक यूनिट को बनाने के लिए इतना मटेरियल यूज होगा। अब अगर मैं 5000 यूनिट बना रहा हूं तो उसके लिए उसके हिसाब से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि कितना मटेरियल यूज होना चाहिए। एक्चुअल मटेरियल जो आपने यूज की है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है वो इससे कम हो या इससे ज्यादा हो। तो इसका मतलब यहाँ जो वेरिएंस आ रहा है वो यूजेज वेरिएंस आ गया। अब दो वेरिएंस आ गए, प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस। ठीक है, अब ये चीज याद रखिएगा, प्राइस जो है वो बेस होती है और यूजेज एक्टिविटी होती है। अब मैं फार्मूला बनाना चाहता हूं, I intend to calculate the variance of price. In other words, I intend to calculate the variance of base. तो मैंने आपसे क्या कहा था, अगर मैं वेरिएंस बेस का लेता हूं, ये अगर बेस का वेरिएंस लेता हूं तो लेते हैं बेस का वेरिएंस। बेस का मतलब प्राइस, प्राइस का मैंने वेरिएंस लेना है। कौन सी प्राइस का वेरिएंस लूंगा? दो प्राइसेस हैं, एक वो प्राइस जो स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में है जिसको नाम दोगे स्टैंडर्ड प्राइस, एक वो प्राइस जो आपने एक्चुअल पे की है मटेरियल खरीदने के लिए। दो प्राइसेस हो गई, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस। अब इसमें किस प्राइस को पहले लिखना चाहिए, किसको बाद में लिखना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको मर्जी पहले लिखो। लेकिन मैं जो फार्मूले आपके सामने बना रहा हूं या जिस तरह मैं करवाता हूं उसमें हमेशा ये करता हूं कि जो पॉजिटिव आंसर आए वो फेवरेबल है। तो अब पॉजिटिव कब आएगा? जब स्टैंडर्ड प्राइस ज्यादा होगी, एक्चुअल प्राइस कम होगी। यानी इसलिए इसको मैं जब लिखता हूं स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ये वेरिएंस आ चुका है मेरे पास। स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का वेरिएंस आ चुका है। अब ये ज़हन में रखिएगा, आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ बेस, ये कैलकुलेट कर चुका हूं, लेकिन ये तो पर यूनिट आ रहा है, ये मुकम्मल नहीं है। अब ये उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक मैं इसको एक्टिविटी से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। और इसकी एक्टिविटी क्या है?
क्वांटिटी, इसकी एक्टिविटी मटेरियल क्वांटिटी में मेजर होता है, तो इसका मतलब इसकी एक्टिविटी यानी यूजेज जो है वो क्वांटिटी में आती मेजर होती है, इसका मतलब इसकी जो एक्टिविटी है वो क्वांटिटी है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है, तो क्वांटिटी भी तो दो हो सकती है ना, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। मुझे स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई करना है या एक्चुअल से मल्टीप्लाई करना है? तो याद, ये प्रिंसिपल याद रखना है, जब एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करोगे एक्टिविटी मस्ट बी एक्चुअल, यानी इसका मतलब मैंने इसको एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। सेम इसी तरह जब मैं यूजेज वेरिएंस लेता हूं या जिसको मैं एक्टिविटी वेरिएंस लेता हूं, तो एक्टिविटी वेरिएंस पहले ले लेते हैं। इफ द वेरिएंस ऑफ एक्टिविटीज टू बी मेजर्ड, अब एक्टिविटी दो किस्म की है, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक एक्चुअल क्वांटिटी। जब स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल से ज्यादा होगी तो फेवरेबल है, क्यों? मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब है कि जितने यूनिट आपने बनाए हैं उसमें इतनी क्वांटिटी यूज होनी चाहिए थी, और एक्चुअल आपने अगर कम की है तो यही बात है, स्टैंडर्ड ज्यादा है तो फेवरेबल हो गया। तो लिहाजा यहाँ पर मैं जब वेरिएंस लूंगा एक्टिविटी का, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड प्राइस, तो मैंने आपसे ये भी शेयर किया था, ये उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ये वेरिएंस तो आ गया, लेकिन ये वेरिएंस सिर्फ क्वांटिटी में आया है, और ये वेरिएंस तब तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक मैं इसको बेस से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। यानी अब इट मींस कि इसको मुझे बेस से मल्टीप्लाई करना है, और बेस है प्राइस। अब अगेन क्वेश्चन अराइजेस, प्राइस भी तो दो है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। मैं इसको स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करूं या एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई करूं? तो मैं ऊपर प्रिंसिपल जो लिखा है उसको माइंड में रखिएगा कि मैंने क्या लिखा है कि बेस से जब भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा, बेस शुड बी स्टैंडर्ड। एक मिनट बच्चों, एक मिनट से। ओके, तो अब मैंने मल्टीप्लाई करना है प्राइस से, तो प्राइसेस भी दो है, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस। और प्रिंसिपल क्या ध्यान में रखना है कि जब भी मैं बेस से मल्टीप्लाई करूंगा, बेस शुड बी स्टैंडर्ड इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब आप दोनों को कंपैरिजन करके देखो। अब होता क्या है, जो स्टूडेंट्स इन फार्मूलों को याद करके जाते हैं वो फंसते कहां पे हैं? उनको एग्जाम में भूल किया जाता है, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर भी होता है। ये जब मल्टीप्लाई करते हैं, अब ये भूल जाते हैं कि मैंने एक्चुअल से मल्टीप्लाई करना है या स्टैंडर्ड से करना है, तो वो कई दफा गलत कर जाते हैं। तो इसलिए इस प्रिंसिपल को याद रखना है, जब आपने क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है यानी एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करना है, एक्टिविटी हमेशा एक्चुअल लेनी है। दिस इज द बेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और अगर मैंने बेस से मल्टीप्लाई करना है, यानी मैंने प्राइस से मल्टीप्लाई करना, आगे बेसिस भी आएंगी, यानी मैं इसलिए वर्ड बेस यूज कर रहा हूं। अगर मैंने बेस से मल्टीप्लाई करना है तो बेस मस्ट बी स्टैंडर्ड, ठीक है? तो लिहाजा इसके मुताबिक आपका फार्मूला इंशाल्लाह कभी गलत नहीं होगा, इसको माइंड में रखें। अब मटेरियल वेरिएंस निकाला कैसे जाना है, अब मैं एक एग्जांपल लेके इसको समझा रहा हूं। देखिएगा, ये आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। एग्जांपल में वो लिखता है जी स्टैंडर्ड कॉस्ट, चूंकि मटेरियल का इसलिए ये मटेरियल किया और इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है कि 3 kg एट अ रेट ऑफ ₹12 पर kg इज इक्वल टू 36। जब ये स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड दिया होता है तो ये याद रखिएगा, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड जो है जो आपने लिखा हुआ है, ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड लिखा हुआ है 36 रुपीज, ये एक यूनिट का है, ये एक यूनिट का है। यानी एक यूनिट जो मैं फिनिश गुड्स का बना रहा हूं उस पे 3 kg मेरा मटेरियल लगेगा, और मटेरियल 12 रुपीज पर kg में मेरा कैलकुलेट होगा, यानी 36 रुपीज कॉस्ट आ गई। अच्छा, अब आगे चलिएगा, एक्चुअल डाटा हमें साथ प्रोवाइड करता है। वो एक्चुअल डाटा में कहता है कि यूनिट्स जो आपने प्रोड्यूस किए हैं दैट इज 700, और इस पर मटेरियल जो आपने यूज किया है
मटेरियल यूज जो किया है वो 2070 kg की है, और प्राइस पर केजी जो आपने पे की है वो 12.70 पर केजी। अब ये इस डाटा के थ्रू वो आपसे कहता है जी मटेरियल की वेरिएंस निकालो। मटेरियल के दो वेरिएंस निकलेंगे, पहला वेरिएंस प्राइस वेरिएंस, फार्मूला आपके सामने ऊपर भी लिखा हुआ है, फिर रिकॉल करते हैं। प्राइस इज अ बेस, तो मुझे दो प्राइसेस को देखना है, उसका कंपैरिजन करना है, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड ज्यादा होगी तो फेवरेबल है। अब ये स्टैंडर्ड प्राइस जो है, यकीनी बात है कि ये पर यूनिट है, एक्चुअल प्राइस जो ले रहा हूँ ये भी पर यूनिट है। इसको वेरियंस कंप्लीट हो ही नहीं सकता जब तक मैं इसको क्वांटिटी से यानी एक्टिविटी से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, और एक्टिविटी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रिंसिपल के तहत हमेशा एक्चुअल होगी। तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। अब स्टैंडर्ड प्राइस लीजिएगा, व्हाट इज अ स्टैंडर्ड प्राइस, डाटा आपके सामने है, जरा आप पार्टिसिपेट करके मुझे बताएं स्टैंडर्ड प्राइस क्या होनी चाहिए यहाँ पर। जी आवाज नहीं आई, ऊंची बोलिए। 12। दिस इज अ प्राइस, क्योंकि ये वाला मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि अक्सर कुछ स्टूडेंट जो है ना इसको माइंड में ले आते हैं, भाई ये कॉस्ट है, इट इज नॉट अ प्राइस, क्योंकि ये क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस्ट बनेगी। तो यहाँ पर मुझे प्राइस चाहिए, विच इज एब्सोल्युटली राइट, 12 पर केजी। एक्चुअल प्राइस क्या है वो गिवन है, एक्चुअल प्राइस इज 12.70 पर केजी। अब स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का मैंने वेरिएंस ले लिया, वेरिएंस आ चुका है, लेकिन ये पर केजी वेरिएंस आया है, इसको अब मुझे मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल क्वांटिटी से। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी दी हुई है यहाँ पर 2070। अब अगर मैं इसका वेरिएंस कैलकुलेट करता हूं तो ये आ जाएगा 12 माइनस 12.7 इंटू 2070 विच इज 1449, यानी ये 1449 का वेरिएंस आ गया। एंड दिस वेरिएंस इज एडवर्स वेरिएंस, इसके साथ हम वर्ड लिखते हैं एडवर्स, एडीवी, और ए भी लिख देते काफी है, एडवर्स, या इन अदर वर्ड्स दिस वेरिएंस इज अनफेवरेबल वेरिएंस। ये फेवरेबल वेरिएंस नहीं है क्योंकि जो मैंने एस्टिमेट लगाया था उससे ज्यादा कॉस्ट पे की, ठीक है, ये एडवर्स वेरिएंस है। मैंने माइनस और प्लस का साइन नहीं लगाना, मैंने सिर्फ फेवरेबल और एडवर्स का वर्ड ऐड करना है। दिस वेरिएंस इज नोन एज प्राइस वेरिएंस। अब आइएगा सेकंड वेरिएंस, अगर मैं यूजेज वेरिएंस निकालना चाहता हूं, यूजेज वेरिएंस अब ऑब्वियसली क्वांटिटी का वेरिएंस है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जब मैं पहले क्यों लिख रहा हूं क्योंकि स्टैंडर्ड ज्यादा होगी तो फेवरेबल है, और एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब यहां प्राइस से मैंने मल्टीप्लाई करना है, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रिंसिपल के तहत जब बेस से मल्टीप्लाई करूंगा, बेस मस्ट बी स्टैंडर्ड, बेस हमेशा स्टैंडर्ड होगी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस फार्मूला बना। अब बताइएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी आएगी, क्वेश्चन को देख के बताइएगा, व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड क्वांटिटी? 3। ये आपने बिल्कुल ठीक बताया, लेकिन ये जो 3 आपने बोला ये 1 यूनिट की है, तो यहां जो मैंने लेना है वो टोटल लेना है। उसके लिए क्या करोगे कि 3 kg 1 यूनिट पे लगना चाहिए था, आप कितने यूनिट बना रहे हो? 700 यूनिट। 1 यूनिट पे 3 kg लगना चाहिए, 700 यूनिट पे कितना लगना चाहिए? 2100। यहाँ टोटल में लानी है क्वांटिटी, ये पर यूनिट नहीं है, ये प्राइस होती पर यूनिट है, क्वांटिटी टोटल में लानी है कि जितने यूनिट आप बना रहे हो उतने यूनिट्स के लिए कितनी क्वांटिटी यूज होनी चाहिए थी, और कितनी एक्चुअल यूज की? 2070। यानी अब आप देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपने ज्यादा है और कम यूज की, एक्चुअल क्वांटिटी कम यूज हुई, ठीक है, तो ये फेवरेबल सिचुएशन आ गई, 30 kg आपने बचा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा स्टैंडर्ड प्राइस से। अब व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड प्राइस? यस एब्सोल्युटली, आप पहले लिख चुके हो 12,
अब अगर इसको कैलकुलेट करें 2100 माइनस 2070, ये 30 आया, 30 इंटू 12 360। अब चूंकि आंसर प्लस में आ रहा है और जैसे मैं फार्मूले लिख रहा हूं इसमें प्लस में आएगा, तो ये फेवरेबल कंडीशन है। अब ये बड़ा क्लियर शो कर रहा है कि जो आपने मटेरियल खरीदा था, यानी प्राइस की वजह से जो वेरिएंस आ रहा है वो आपका एडवर्स है, और यूजेज की वेरिएंस की वजह से जो आ रहा है फेवरेबल है। ओवरऑल वेरिएंस मेरा एडवर्स है, ओवरऑल वेरिएंस मेरा फेवरेबल नहीं है। ठीक है, अब मसलन इसका टोटल वेरिएंस अगर मैंने निकालना है, अब मैं बेस और क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा, टोटल वेरिएंस। टोटल का मतलब है मटेरियल वेरिएंस। अब इसमें प्राइस और यूसेज कॉम्बिनेशन में है, तो इन दोनों को प्लस करूंगा तो वही आंसर आना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं टोटल वेरिएंस अगर अलग से मांग ले, वैसे आज तक नहीं आया पेपर में, तो उसके लिए एक ही फार्मूला लिखना है। कितने यूनिट बनाए हैं आपने, एक्चुअल यूनिट्स, जैसे पिछली स्लाइड में मैं आपको एक चीज शो कर रहा था, इनटू एक यूनिट पे कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। और ये सिर्फ मटेरियल, अगर मटेरियल का निकाल रहा हूं तो मटेरियल कॉस्ट हो जाएगी, लेबर निकाल रहा हूं तो लेबर कॉस्ट हो जाएगी पर यूनिट, और माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला मैंने बना दिया। कोई भी वेरिएंस लेना हो, मटेरियल का, लेबर का, वेरिएबल ओवरहेड का, फिक्स्ड ओवरहेड का, किसी चीज का आपने वेरिएंस लेना हो, टोटल का आपने इसी तरह निकालना है। देखो ये बड़ा सिंपल लॉजिक है। ये हिस्सा स्टैंडर्ड कॉस्ट है और ये एक्चुअल कॉस्ट है। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है, एक्चुअल यूनिट्स, एक्चुअल एक्टिविटी और बेस स्टैंडर्ड। अब कितने यूनिट आपने बनाए हैं, 700 यूनिट। मैं कहता हूं जी 700 यूनिट आपने जो बनाए, इस पे कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी, एक यूनिट पे 36 कॉस्ट लगनी चाहिए। 700 इंटू 36, एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी वो यहां से ले लो, यानी 2070 kg मैंने यूज किया और 1 kg 12.70 में खरीदा। अब अगर इसको कैलकुलेट करें तो 700 इंटू 36, ये अमाउंट आती है 25,200, यानी इतनी कॉस्ट मटेरियल की लगनी चाहिए थी। और एक्चुअल कॉस्ट आपने जो मटेरियल की लगाई है 2070 इंटू 12.7, 26289। आप इसमें से डिफरेंस ले लो, 1089 का डिफरेंस माइनस में आ रहा है, दिस इज एडवर्स वेरिएंस। और अगर मैं इन दोनों का नेट डिफरेंस लूंगा तो ये भी वही आएगा। ठीक है, इसमें फर्क नहीं होता। तो ये टोटल वेरिएंस कई दफा अगर रिक्वायर कर ले तो आप इस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आइएगा एंट्रीज की तरफ। एंट्री साथ साथ करनी है, ये पेपर में आती हैं और ज्यादातर स्टूडेंट बेशक कम आती हैं लेकिन आती हैं, और ज्यादा स्टूडेंट करके नहीं जाते, फिर फंस जाते हैं। एंट्रीज देखो, एंट्रीज उस कॉन्सेप्ट के तहत चलना है जो हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में लिया था। इसमें दो एंट्रीज हम पढ़ेंगे, परचेज ऑफ मटेरियल। जब मटेरियल परचेज करते हैं क्या एंट्री पास करते हो, ये एंट्री आप पढ़ चुके हैं कॉस्ट फ्लो में, मटेरियल डेबिट और मटेरियल इन्वेंट्री है, और अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट। अच्छा अब देखिएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, इन्वेंट्री शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एंड मटेरियल कॉस्ट एज स्टैंडर्ड कॉस्ट। इसका मतलब मटेरियल जो मैं डेबिट करूंगा वो स्टैंडर्ड कॉस्ट से करूंगा, इररिस्पेक्टिव मैंने कितने में खरीदा है। ठीक है, अच्छा अब मटेरियल आपने बाय कितना किया है, जितना यूज किया उतना बाय किया होता ना, अगर ना दिया हो लेदा 2070 आपने केजी बाय किया, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करूंगा स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड प्राइस क्या है 12, यानी इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड एट स्टैंडर्ड प्राइस। अब 2070 को मैं 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 24,840 आ गई, ये मटेरियल आ गया इन्वेंट्री। अब जो पेएबल रिकॉर्ड करना है, याद रखिएगा पेएबल जब मैंने रिकॉर्ड करना है वो एक्चुअल पे होना है, वो तो लाइबिलिटी है। अब एक्चुअल क्या है, आपने 2070 kg खरीदा, ये लिखा भी हुआ है 12.70 में खरीदा, यानी लाइबिलिटी जो मेरी क्रिएट हुई है वो 26289 है। अब देखो ये डेबिट और क्रेडिट टैली नहीं हो रहा, याद रखिएगा इसको बैलेंस करते वक्त अगर मैं कोई चीज डेबिट साइड पे पुट करूंगा वेरिएंस को, वो एडवर्स होगा,
क्रेडिट अगर वेरिएंस आएगा तो फेवरेबल होगा। इसका मतलब जो वेरिएंस आ रहा है, मैंने दरम्यान में स्पेस नहीं छोड़ी, इस ऊपर लिख लेता हूँ, मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ गया, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और ये बैलेंसिंग अमाउंट होगी, कितनी अमाउंट बनेगी 26289 माइनस 24840 1449, और ये देखो ये वही अमाउंट आ रही है जो आपने वेरिएंस में कैलकुलेट की। जिस वक्त मैं मटेरियल यूज करूंगा, यूजेज ऑफ मटेरियल, उस वक्त आप वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करते हैं, और वर्क इन प्रोसेस के लिए हमेशा याद रखना है स्टैंडर्ड इनटू स्टैंडर्ड करना है, यानी कितनी क्वांटिटी यूज होनी चाहिए थी 700 क्वांटिटी आप जो बना रहे हो यूनिट, उसमें 3 kg यूज होना चाहिए था, और उसकी प्राइस 12 रुपीज थी, यानी 36 से मल्टीप्लाई किया तो 25,200 से मैंने इसको डेबिट कर दिया, और मटेरियल्स क्रेडिट होगा क्योंकि इन्वेंट्री यूज हो रही है, और कितनी इन्वेंट्री यूज हो रही है 2070, और मटेरियल हैज बीन रिकॉर्डेड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, इसको 12 से मल्टीप्लाई करो, 2070 इंटू 12 24,840। अब इसकी डेबिट साइड ज्यादा है, डिफरेंस लीजिएगा, डिफरेंस आ रहा है इसका 360, दिस इज 360 वेरिएंस इज द फेवरेबल वेरिएंस एंड इट इज मटेरियल यूजेज वेरिएंस। अब टाइम खत्म हो रहा है, मेरी अगली क्लास है मटेरियल यूजेज वेरिएंस, ठीक है, ये मैं क्लोज कर रहा हूं। तो अब इसकी डिस्कशन आप कल यहां से स्टार्ट करेंगे, अगर नहीं समझ आई इसकी तो फिर कल इंशाल्लाह इसको डिस्कस करें, ठीक है जी, थैंक यू।